वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था इंटायर थर्ड बुक, पूरी की पूरी थर्ड बुक के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे। हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम चलेंगे आगे। थर्ड बुक के अंदर अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें सिर्फ आपसे पूछा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स। और मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल 4 तरह की होती हैं। एक होती है बैलेंस शीट, एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आता है नोट्स टू अकाउंट और लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चैप्टर 1 के अंदर इन चारों के बारे में डिस्कशन करना है। जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ थ्योरी है। उसमें लिखा है एनालिसिस, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं। और एनालिसिस करने के लिए थ्योरी दे रखी है, कुछ टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किस चीज का एनालिसिस करते हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनका हम करते हैं एनालिसिस। उसके बाद थर्ड चैप्टर, ये जो टूल्स और टेक्निक्स होती हैं यहीं से स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर। एक टूल है रेशो एनालिसिस। यानी सर रेशो एनालिसिस के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है कोई, तो आप बोलेंगे रेशो एनालिसिस इज अ टूल और टेक्निक फॉर एनालाइसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो होती हैं 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रेशो एनालिसिस की ये है डेफिनेशन। और उसके बाद एक और टूल है, टेक्निक है, जो है चैप्टर नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंटेंट है, जो हमारी ग्रेवाल सर की बुक के 4 चैप्टर हैं। बट मैंने आपको बताया था सीबीएसई ने इस साल एक और चैप्टर ऐड किया है जो आपकी बुक्स में नहीं है। वो जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। और इसी का एक और पार्ट है कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगेन these three these three are tools and techniques for analyzing of financial statement। ये हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास बैलेंस शीट, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया था कि सर बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पढ़ना है इस बैलेंस शीट को। यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये था हमारे साथ डिस्कशन का टॉपिक, ये रही थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी थी दो। दो में क्या क्या था? शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर लायबिलिटीज थी दो, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। फिर असेट्स भी थी दो, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। इस बात को जरा समझते हैं। मैं आपके सामने एक नई बैलेंस शीट आपको साथ दिखाता हूँ, उसके अंदर फिर दोबारा से कुछ नया डिस्कशन करेंगे। ये लीजिए, ये आ गई बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट, ये न्यू बैलेंस शीट आ गई आपके सामने। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं और चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, बेटा आप बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आएगा, पेपर में पूछेंगे मेजर हेड्स। पहला क्वेश्चन आएगा मेजर हेड्स। और मेजर हेड्स ये होते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो हाईलाइटेड है: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अगर हम अगर असेट साइड में चलते हैं तो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं आपके बुकिश नॉलेज में? दीज आर कॉल्ड मेजर हेड्स। जो मैंने आपको याद कराया था
शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये थे मेजर हेड्स। टोटल कितने मेजर हेड्स हैं? 6 मेजर हेड्स हैं। दो हैं इक्विटी, दो हैं लाइबिलिटीज, और दो हैं असेट्स। दीज आर कॉल्ड मेजर हेड्स। तो पेपर में मेजर हेड्स लिखने को आएंगे तो आपको मेजर हेड्स लिखना पड़ेगा। बट इन मेजर हेड्स के अंदर ये जो है चार चीजें, मेजर हेड्स के अंदर, इसके अंदर ये जो हम चार चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। ये जो आइटम्स हैं, करंट असेट्स के अंदर कितनी आइटम्स हैं? 6 आइटम्स। और यहाँ पे नॉन करंट असेट्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स है। इन आइटम्स को इन आइटम्स को इन आइटम्स को क्या कहते हैं? ये होती है मेजर हेड। यानी सर अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज कॉल्ड मेजर हेड। मैंने शॉर्ट में लिखा एमएच। बट इसके अंदर जो चीजें होती हैं, ये वाली सारी चीजें, इनको बोला जाता है सब हेड। तो पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आएगा, मेजर हेड्स और दूसरा क्या आता है? सब हेड्स। तो हम अभी बात कौन से चैप्टर की कर रहे हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। हम बात कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 1 की। जितना ज्यादा टाइम बैलेंस शीट पे लगाओगे, मेरी बात का विश्वास रखना, जितना ज्यादा टाइम बैलेंस शीट में लगाओगे पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो आपको समझ आना चाहिए मेजर हेड और सब हेड्स क्या है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये क्या लिखा हुआ है NA? कह रहा है सर बार बार ये लिखा हुआ है NA। बेटा NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। यानी कुछ चीजें आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट फिर भी अभी हम पढ़ रहे हैं। बट ओरिजिनली ये चीजें नॉट एप्लीकेबल हैं, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। वापस आते हैं, मेन हेड, सब हेड। अब मुझे आप सब बच्चे बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी, बेटा ये मेजर हेड है या सब हेड है? ये बताइए। आप जल्दी जल्दी मुझे बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है या सब हेड है? फटाफट रिप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड मेजर हेड। वेरी गुड। बेटा ये क्या है? मेजर हेड है। बट अगर बात करते हैं इनके अंदर जो चार आइटम्स हैं, दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। तो पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आएगा, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग। जी, वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड क्या है? ये है मेजर हेड। मेजर हेड। और उसके अंदर ये जो 3 आइटम्स हैं, दीज आर कॉल्ड सब हेड। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अपने आप में मेजर हेड है और इसके अंदर कोई भी सब हेड नहीं है। अब होते क्या है? वेरी गुड सुमन। होते क्या है, ये सब बातें हम आराम से डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। करंट असेट्स क्या है? करंट असेट्स है मेजर हेड। मेजर हेड। और इसके अंदर ये जो 6 आइटम्स हैं, ये हैं सब हेड। बेटा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो भी पोस्ट कर दी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और ये वाली भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। आप सारे बच्चे दोबारा से जरूर रिवाइज करना। इस रिवीजन के साथ हमारी थर्ड बुक अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये हमने दोबारा से इसका डिस्कशन किया, बैलेंस शीट के बारे में, मेजर हेड और सब हेड। सेकंड, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, और मेरे से बहुत सारे टीचर्स ने भी बोला कि सर आप पार्टनरशिप के साथ थर्ड बुक कैसे करा रहे हो, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी? मैं आपको छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं, उससे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था पार्टनरशिप। ये है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। तो ये पैसे कहाँ से लेते हैं? ये पैसे लेते हैं पार्टनर से। और पार्टनर्स क्या होते हैं? ओनर्स। वेरी गुड पार्थ। ये पैसे कहाँ से लेते हैं? ओनर से। पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आता है कहाँ से? पार्टनर से, फर्म के अंदर। और उसके बदले फर्म फर्म क्या देती है? बताओ, फर्म उसके बदले क्या देती है पार्टनर को? फर्म देती है शेयर इन प्रॉफिट्स। शेयर इन प्रॉफिट्स।
इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, इन कंपनीज को भी तो पैसों की जरूरत होती है। तो ये भी अपने मालिक से पैसा लेते हैं। अपने मालिक से क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, मनी। बट हम टेक्निकली, शायद आप बच्चों ने बिजनेस स्टडी में पढ़ा हो, मालिक को बोलते क्या है? बेटा किसी को पता है? पार्टनर्स नहीं बोलते, इन मालिक को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं मालिक को? शेयर होल्डर्स। वेरी गुड। तो पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, कंपनी में क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। और कंपनी इसके बदले क्या देती है? जैसे यहाँ पे मिलता है शेयर इन प्रॉफिट्स, इसी प्रॉफिट को मिलता तो यहाँ भी प्रॉफिट है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है। वेरी गुड। इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है। वेरी गुड। यानी कंपनी ओनर्स को क्या देती है? शेयर इन प्रॉफिट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेक्निकली? डिविडेंड। शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, शायद आपको ये भी पता हो। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, मालिक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। एक और होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं आपको बस हल्का हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे, मुझे काम आएगी इन वर्ड्स की। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी भी होते हैं, प्रेफरेंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको क्यों बताया? कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी को और पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी ने बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया। तो बैंक ने कंपनी को दिए पैसे, और जल्दी से बताओ, कंपनी उसके बदले, लोन के बदले कंपनी क्या देगी? बेटा बताओ जल्दी से, क्या देती है? लोन के बदले मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है। वेरी गुड। लोन के बदले कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। आपने पैसा दिया है कंपनी को, और कंपनी उसके बदले आपको क्या देगी? इंटरेस्ट। कंपनी को और पैसों की जरूरत है, और पैसा चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। मालिक से ले लिया, शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया। बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स तो प्रॉफिट का पार्ट होता है, वो मालिक का ही होता है। बाहर से पैसा लेना है, तो इन्होंने अब फिर लोन लिया। मगर ये लोन पता है किससे लिया? ये लोन लिया पब्लिक से, आम जनता। प्रपरीत सिंह, बेटा प्रपरीत, शेयर होल्डर को मिलते हैं शेयर्स। यहां मैं आपको कुछ बता रहा हूं, पब्लिक से लोन लिया, कुछ पैसा उधार लिया बैंक से, कुछ पैसा लिया पब्लिक से। और यहाँ पे आप एक नया वर्ड सीखोगे, जब पब्लिक से उधार लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप समझ जाना डिबेंचर का क्या मतलब है। डिबेंचर का मतलब है कंपनी को पैसा लिया है, किससे लिया है? आम जनता से। बॉन्ड्स भी कहते हैं, कुछ लोग डिबेंचर्स कहते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो ये एक तरीके का पैसा लेने का तरीका है। और इसके बदले कंपनी क्या देगी? कंपनी देगी ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको दोबारा से समझाना चाहता हूं। यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सर कंपनी क्या करती है। इसी पॉइंट को दोबारा से समझाता हूँ थोड़ा स्पीड से। यानी सर कंपनी के पास पैसे लेने के कंपनी के पास पैसे लेने का पहला तरीका है, कंपनी पैसा किससे लेगी? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। फिर कंपनी पैसा किससे ले सकती है? बैंक से। बैंक से क्या ले सकती है? लोन। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या कंपनी पब्लिक, आम जनता, क्या आम जनता से भी लोन ले सकती है? यस। इसको बोलते हैं
डिबेंचर्स। इसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो उसके ऊपर दिया जाता है डिविडेंड। जब कंपनी बैंक से पैसा लेती है उस पर दिया जाता है इंटरेस्ट। और ये भी पब्लिक से लोन लिया है डिवेंचर, इस पर भी क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तो ये कंपनी के पास तीन तरीके होते हैं पैसे लेने के। शेयर होल्डर तो मालिक होते हैं, बट ये जो बैंक है या ये जो डिवेंचर होल्डर हैं, ये मालिक नहीं होते। ये कौन होते हैं? आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर वाले। क्या आपको कंपनी का बेसिक फॉर्मेट क्लियर है? बेटा पहले ये बताइए, क्या आप सबको बेसिक फॉर्मेट क्लियर है? जल्दी से बताइए। आर्यन, भूमिका, चेतन, डेलिना, ध्रुव, दिव्यांशी, हिया, माधव, महक, पार्थ, राघव, रौनक, सक्षम, श्रिया, सुमन, स्वास्तिक, तनिष्का, ऋषिमा। बेसिक क्लियर है? फंडा कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं? चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप जरा समझना। मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पीबीआईटी। पीबीआईटी, पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉफिट आपने कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। इसमें से माइनस, इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। अब आपको पता है इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है? इंटरेस्ट या तो बैंक से लोन लिया जाएगा या इंटरेस्ट दिया जाएगा पब्लिक से लोन। पब्लिक से लोन का मतलब होता है डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। पहले मैंने क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। प्रॉफिट कमाया था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले मैंने इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट देने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आया उसको कहते हैं, उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप सबको बता देता हूं, ये सेम कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस स्टडी में आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर है, सेम टॉपिक दोबारा से रिवाइज होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब आप दोगे टैक्स, सरकार को दोगे टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा टैक्स, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैंने सरकार को दे दिया। उसके बाद मेरे पास बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट जो है ये होता है मालिक का, ये होता है मालिक का। ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? मालिक कौन है? पार्टनर्स। पार्टनर्स नहीं है यहाँ पे, मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो ये वाला प्रॉफिट बढ़ जाता है शेयर होल्डर्स में। इंटरेस्ट दे दिया हमने लोन वालों को, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, सरकार को उसका टैक्स दे दिया। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कौन बांट लेगा? शेयर होल्डर्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? बताइए मुझे जल्दी से। सारे चैप्टर्स एक साथ कवर कर दूंगा मैं आपको, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे। आइए जरा कुछ एक क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे जरा लिख लेता हूँ एक बार शॉर्ट में। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं माइनस
माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और याद रखना आप, ये जो टैक्स होता है ये किस पर लगता है, ये लगता है इसके ऊपर। जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स, और लास्ट में बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जरा, आइए जरा ध्यान से। ये वही असाइनमेंट है जिसके मैंने कहा था 26 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। आराम आराम से चलते हैं जरा इन क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। बेटा क्या आप सबको क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है? क्वेश्चन नंबर 20, बेटा बताइए क्या क्वेश्चन विजिबल है आप सब बच्चों को? फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए आप, मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। जी सब बच्चों को क्लियर है? तो क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। मैंने यहाँ पे लिखा 1,20,000। याद रखना क्या है, बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000। टैक्स प्रोविजन, टैक्स का रेट है 45%। हमने यहाँ पे लिख दिया टैक्स का जो रेट है वो कितना है, 45%। अब लिखा है 12% मॉर्गेज लोन, लोन 10% बैंक लोन। ये लोन लिया है, ये लोन है आपके सामने, आपने दो दो बार लोन लिया है। और इसके आगे जो लिखा होता है, कॉमन सेंस लगाओ, इसके आगे जो ये रेट दिया है इसका क्या मतलब है? बेटा कॉमन सेंस से आंसर दो मुझे आप। ये जो रेट होता है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट। इट मींस 1.5 लाख का लोन है और 12% का क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो 1,50,000 का 12% कितना हुआ बताइए जरा मुझे। बेटा इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,800 रुपये। इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,800। 60,000 का लोन है, क्या ये सही है? नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर 18,000 होगा। वेरी गुड बेटा, 1.5 लाख का 12% कितना होगा, 18,000। फिर इंटरेस्ट, 60,000 का लोन है, 10% का इंटरेस्ट, 10% कितना हुआ, 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट पता है कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया 24,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 24,000। अब बताओ 1,20 में से पहले मैंने इंटरेस्ट दे दिया, मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 96,000। 96,000 पे अब हम लगाएंगे टैक्स। 96,000, अब लगाएंगे 45% टैक्स, सरकार को देंगे टैक्स। बताओ जल्दी से बेटा, 96,000 का 45% कितना हुआ, 45%, ये आ गया 43,200। सरकार को चला गया टैक्स। टैक्स देने के बाद अब हमारे पास कितना बचा, 52,800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे किस किस तरह से, ये सारी चीजें से बताई जाएंगी। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, टैक्स किस पर लगता है। एक बार और ट्राई करते हैं, ये तो सर आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 था ये। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा और मुश्किल पे चलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं जरा। अब आप मेरे साथ 18 समझें।
आराम से पढ़ना। 18 के अंदर 18 में लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आफ्टर है, ये वाला दे रखा है आफ्टर। बेटा गलती नहीं करना, आफ्टर दे रखा है, कितना दे रखा है 90,000। मैथ्स आ गई। टैक्स है 40%, टैक्स है 40%, बट आपको पता है टैक्स तो इसके ऊपर निकलता है। अब आ गई मैथ्स। बेटा 40% इसका, क्या आप मुझे बता सकते हो? ये नहीं पता, ये एक्स मानना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या मानना पड़ेगा? एक्स। क्वेश्चन नंबर है 18। बेटा आप सब मैथ्स वाले बच्चे हो, जल्दी से मुझे बताओ। लेट लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट को क्या मान लिया? एक्स। तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? सरकार टैक्स कितना लेगी? 40%। सरकार लेगी 40%, किसका? एक्स का। अब मुझे बताओ फाइनली कितना आया? 90,000। इसका मतलब एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स, कितना बचा? 90,000। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1.5 लाख। बेटा मैथ से इसलिए मैं ज्यादा आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। चा अब 1.5 लाख का 40% निकालूंगा तो कितना आएगा? 60,000। और लास्ट में आंसर कितना है? 90,000। तो ये मैंने आपको बता दिया। टैक्स किस पे लगता है? बिफोर टैक्स पर। आगे क्या लिखा है? लोन है। और ये क्या है? ये है इंटरेस्ट रेट। लोन का क्या है? इंटरेस्ट रेट। 50,000 का लोन है, उसका 5% इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,500 रुपए। 30,000 का 6%, 1,800 रुपये क्या हो गया? इंटरेस्ट। बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट हो गया 4,300। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये निकालना है। मैं उल्टा जा रहा हूं। बेटा ये माइनस हो रहा था इंटरेस्ट, अब मैं रिवर्स जा रहा हूं। 150 में रिवर्स जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको प्लस कर दूंगा। 150 और ये कितना हो गया? 1,43,300। आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर था 18। मैंने अब आपको बता दिया कि सर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सर ये क्यों करा हमने? कुछ ऐसी रेशियोज होंगी, उन रेशियोज में बोलेंगे कैलकुलेट पीबीआईटी, तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कुछ रेशियोज होंगी जिसमें बोलेंगे कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो तब हमारी रेशियोज में हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन 18 और ये बेटा 19 स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन 19 यहाँ पे लिखा है बिफोर टैक्स, और निकालना क्या है? आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जरा मुझे जल्दी से बताइए आप सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। बेटा आप सब बच्चे सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन 19। बताओ फटाफट। श्रेया क्वेश्चन नंबर 18 में मैं अभी अनम्यूट करता हूँ श्रेया, फिर आपका डाउट लेता हूँ, डोंट वरी। बेटा यहाँ पे लिखा है बिफोर टैक्स। बच्चों ध्यान से पढ़ना। बिफोर टैक्स, पता है बिफोर टैक्स कहाँ आएगा? इधर आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी सर ये आंसर दे रखा है 2 लाख। आपको दिमाग नहीं लगाना, ये 2 लाख दे रखा है। फिर दे रखा है टैक्स 40%। 40% होता है इसका, इसका 40% होता है 80,000।
सीधा आंसर आ गया 1,20,000। इसका मतलब सर इंटरेस्ट को इग्नोर करना था। ये जो इंटरेस्ट दिया है इसे इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मुझे तो ये ढूंढना था। सीधा नीचे चले जाएंगे, ऊपर की चीजों को इग्नोर करेंगे। जी बेटा, एक दो बच्चों को डाउट है, पहले मैं अनम्यूट कर दूं आपको, फिर डाउट्स ले लेते हैं। बेटा दोबारा से बैलेंस शीट पे आते हैं, छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं, और साथ साथ रेशियो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर रेशियो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ये आ गई दोबारा से हमारे पास बैलेंस शीट। कुछ और आपको क्वेश्चंस कराता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले लिखा है शेयर होल्डर फंड। अब आपको समझ आ गया है, शेयर होल्डर होते हैं मालिक। शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगा रखा है? पहला पैसा लगा रखा है शेयर कैपिटल। दूसरा होता है रिजर्व। आप सबको पता है रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बड़े सारे रिजर्व पड़े थे। वो रिजर्व भी किसका पार्ट होता है? शेयर होल्डर फंड का। फिर लिखा है सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है? सरप्लस का मतलब होता है अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इधर आएगा, और अगर लॉस हुआ तो भी सरप्लस में आएगा। बेटा पार्थ दोनों होते हैं कंपनीज के अंदर। सरप्लस का दोनों मतलब, प्रॉफिट प्लस हो जाएगा और अगर लॉस होगा तो लॉस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सब चीजें किसका पार्ट होती हैं? शेयर होल्डर फंड, मालिक का कितना पैसा लगा है। फिर लिखा है लास्ट में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर वारंट। ऑल दो एनए लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे। फिर नेक्स्ट लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी क्या है? नॉट एप्लीकेबल, इसकी भी डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये है आपके सामने बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसकी एब्रीविएशन क्या थी? इसकी एब्रीविएशन थी मिसेस। बेटा एब्रीविएशन थी मिसेस। एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर वारंट, आर से था रिजर्व एंड सरप्लस, और एस से था शेयर कैपिटल। तो मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं इसी बैलेंस शीट से ऊपर। पहले एक स्टार डाल के एक छोटी सी बात बता दें। बेटा एक चेंज आया है लास्ट ईयर। वो चेंज क्या है आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे ये लिखा है नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर क्या लिखा है? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के अंदर है टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉट एप्लीकेबल, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट नॉट एप्लीकेबल, और भी लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं, ये जो लिखा है फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स का नाम हो गया है चेंज। बेटा फिक्स असेट्स का नाम हो चुका है चेंज। चेंजेस हमेशा याद रखना। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वहां पे अभी भी फिक्स असेट्स लिखा होगा। अब फिक्स असेट्स का नया नाम क्या है? नया नाम है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको हम बोलते हैं पीपीई। पीपीई, पीपीई का मतलब हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट्स का पूरा नाम है एंड, पूरा नाम है एंड इनटेंजिबल असेट्स। ये है इसका पूरा नाम, इनटेंजिबल असेट्स। तो आप याद रखेंगे फिक्स असेट्स का अब पूरा नाम क्या है? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स। और इसके अंदर नीचे क्या है? नीचे है टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल तो ठीक है, बट टेंजिबल की जगह ये दूसरा चेंज, टेंजिबल की जगह पता है अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पी पीई। अब आप समझ गए हैं
टेंजिबल का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पूरी लाइन क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल का मतलब है इंटेंजिबल असेट्स। क्या आपको चेंज याद रहेगा बेटा, सीबीएसई का चेंज याद रहेगा इस चीज में? बताइए मुझे, क्या ये याद रहेगी बात? सर ये चेंजेस लाता कौन है बेटा? कुछ चेंजेस तो लेके आता है आपका कंपनीज एक्ट 2013। कुछ चेंजेस तो आपका कानून लेके आता है जो सब पर एप्लीकेबल है, और कुछ चेंजेस लेके आती है आपकी सीबीएसई। तो ये वाला जो चेंज है ये कानून लेके आया है, यानी सर ये सभी के लिए चेंज है आज के बाद। कुछ चेंजेस होते हैं जो सिर्फ सीबीएसई लेके आती है 12th क्लास के लिए, सिर्फ 12th क्लास के लिए। तो ये चेंजेस आपको याद रखने के, सर ये क्या क्या चेंजेस थे। मैं आपके साथ चलता हूं आगे। मुझे एक आपको डेरिवेशन सिखानी है, अब उस डेरिवेशन को आप समझें। कुछ फॉर्मूलेस अभी आपको समझ आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। फॉर्मूलेस की बात करते हैं। मैंने आपके साथ पता है अभी तक कौन से फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे? एक मैंने आपके साथ ये वाले फॉर्मूले डिस्कस करे थे, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। चंदू आया चाय लाया, लालू आया चाय लाया, और इसके सपोर्टिंग में दो स्टार थे, लिक्विड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अब मैं आपके साथ दूसरा जो मैंने आपके साथ फॉर्मूला अभी अभी डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला था ये वाला। ये वाला फॉर्मूला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स लगता है इसके ऊपर। लास्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कई बार आपको मैथ्स यूज करनी पड़ती है जहां पे दिक्कत आ जाती है मैथ्स वाली। मैं चलना चाहता हूं आगे आपके साथ। नेक्स्ट फॉर्मूले, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, ये है डेप्ट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन सिखा दूंगा। डेप्ट इक्विटी रेशो, नेक्स्ट फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशो। पहले क्या लिखा है जल्दी से बताइए, इस रेशो में पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है डेप्ट, तो ऊपर आता है डेप्ट। बाद में क्या लिखा है? इक्विटी, तो नीचे आता है इक्विटी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर ये क्या होता है, डेप्ट क्या होती है, इक्विटी अभी पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद है टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब बताइए पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है टोटल असेट्स, तो फॉर्मूला बन गया टोटल असेट्स। बाद में क्या लिखा है? बाद में लिखा है डेप्ट। बाद में क्या लिखा है? डेप्ट, तो मैंने नीचे लिख दिया डेप्ट। बस फॉर्मूलेज आपके खत्म होते जा रहे हैं। फॉर्मूलेज याद करने का तरीका, अब लॉजिक भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर होता कौन है? प्रोप्राइटर होता है मालिक। प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। पार्टनरशिप में पार्टनर्स ओनर होते हैं, मगर कंपनी में कौन ओनर होता है? शेयर होल्डर फंड। बेटा कंपनी में कौन मालिक होते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर किस चीज के मालिक होते हैं? अगर आपको बोलूं कि मैं किस चीज का मालिक हूं, तो आप बोलोगे सर जितनी भी असेट्स होती हैं, टोटल असेट्स, उनके आप क्या होते हो? मालिक होते हो। तो ये होती है प्रोप्राइटरी रेशो। तीन रेशोज, पहले तीन रेशोज को समझते हैं सर ये क्या क्या चीज है। और मैं अपने सामने लेके आता हूं बैलेंस शीट। बेटा हर जगह बैलेंस शीट ही समझनी है आपको।
आओ पहले बैलेंस शीट देखते हैं। जितना ज्यादा बैलेंस शीट पढ़ेंगे उतना ज्यादा आसान लगेगा आपको। सबसे पहले ये क्या लिखा है सर, डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में मैं आपको बता देता हूं। नॉन करंट लायबिलिटीज को, नॉन करंट लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेशोज चैप्टर के अंदर डेप्ट। बस अब चार होती हैं, चार होती हैं, उसमें से दो तो नॉट एप्लीकेबल है। बचा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म याद रखना सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और क्या बचा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जितना ज्यादा बैलेंस शीट पे टाइम लगाएंगे उतना समझ आएगा। डेप्ट का मतलब क्या है, डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। अब सर इक्विटी का क्या मतलब है, इक्विटी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इक्विटी मतलब होता है कैपिटल। और कैपिटल में आती हैं दो चीजें, एक आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट ये तो नॉट एप्लीकेबल। तो सिंपल बात करें तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी तो नॉट एप्लीकेबल। तो आपको मैंने डेब्ट का मतलब भी बता दिया, इक्विटी का मतलब भी बता दिया। मैं यहाँ लिख देता हूं, डेब्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। आगे चलते हैं, टोटल असेट्स। अब ये टोटल असेट्स तो आप सब बच्चों को पता है, टोटल का मतलब होता है ये, टोटल मतलब नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स सबका टोटल, ये रहा टोटल। और क्या है, डेप्ट। अभी अभी बताया था डेप्ट का मतलब क्या था, डेप्ट का मतलब था नॉन करंट लायबिलिटी। फिर चलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। शेयर होल्डर फंड आपको पता है क्या होता है, और लास्ट में लिखा है टोटल असेट्स। तीन फॉर्मूले हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक डेरिवेशन सिखाता हूँ। बेटा डेरिवेशन सीखेंगे तो तीनों फॉर्मुलेज 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों फॉर्मुलेज 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ, बट क्योंकि स्पेस कम है तो हम बैलेंस शीट वैसे ही बना रहे हैं जैसे हम पार्टनरशिप में बनाते थे। मेरी बात को आराम से समझना, ये रही बैलेंस शीट और ये हम चीटिंग करके बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल और क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या है, बाकी तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। फिर आ गई नॉन करंट लायबिलिटीज, तो सेकंड हमने लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अंदर पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर लास्ट में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में चार हैं, मैंने लिखा लास्ट में करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में चार हैं, एक, दो, तीन, चार। मेरे साथ बैलेंस शीट समझना, एकदम आपको फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ चलें असेट साइड में, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और उसके अंदर बड़े सारे हैं। फिर आते हैं करंट असेट्स, मैंने यहाँ पे लिखा करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर भी टोटल कितने सब हेड हैं, 6 सब हेड है। ये रही बैलेंस शीट। बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या बैलेंस शीट का टोटल बराबर आता है, यस और नो। पहले मुझे इतना बताओ, क्या बैलेंस शीट का टोटल बराबर आता है, यस और नो। बोलिए बेटा फटाफट बताइए, क्या बैलेंस शीट का टोटल बराबर आता है, यस। मैं एक फिगर्स लिखता हूं, आपको अभी तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक फिगर लिखते हैं जरा। डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं।
डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब जरा मेरे साथ बात समझना, एक फिगर्स लेके बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड है 1000, मान लेते हैं 1000, ये है 700, नॉन करंट लायबिलिटी है 700, करंट लायबिलिटीज का टोटल दिया है 200, नॉन करंट असेट्स हैं, नॉन करंट असेट्स हैं 1400। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, क्या आप बच्चे दिमाग लगा के करंट असेट्स बता सकते हो मुझे? बेटा करंट असेट्स बता सकते हो मुझे आप? सक्षम का आंसर आ गया, दिव्यांशी का आ गया, टेलिना, शिवानी, सुमन, ऋषिमा, आप सबने आंसर, पार्थ सबने आंसर बता दिया। चेतन, इसका मतलब आपको समझ आ गया सर फॉर्मूला प्रपरीत ध्रुव भूमिका कैसे निकाला आपने? आपने कुछ नहीं करा, इसका टोटल करा, टोटल कितना आया? 1900। फिर आपने कहा सर ये 1900 हमेशा बराबर होता है, और उसमें से आपने 1400 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 500। करेक्ट आंसर इज 500। और आपके तीनों फॉर्मुलेस खत्म हो गए, तीनों फॉर्मुलेस खत्म हो गए। देख दिखाता हूं मैं कैसे। पहले आप मेरे साथ इस बात को समझें। अगर मैं आपसे पूछूं डेब्ट इक्विटी रेशियो, बताओ इस क्वेश्चन में डेब्ट कितना है? बेटा बताओ डेब्ट कितना है? डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। डेब्ट कितना है? 700। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, कितना आ गया? 1000। आ गया आंसर, वेरी गुड बेटा, आंसर आ गया। आंसर पता है कितना आया? 7:10। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट रेशियो पे चलता हूं। टोटल असेट्स, बताओ टोटल कितनी है? असेट्स का जरा टोटल करो, करो फटाफट। असेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 1900 अपॉन में डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी, 700। इसका मतलब 19:7। आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 19:7। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, कितना था? 1000 रुपए। टोटल कितना था? टोटल था 1900। तो आंसर कितना आ गया? 10:19। मुझे तो आपको ये समझाना था कि सर ये करंट असेट्स आपने कैसे निकाला, दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन। और वो डेरिवेशन कैसे निकाली? जो चीज निकालनी है इसको छुपा लो, अपोजिट साइड इन सबको करो प्लस और इसको करो माइनस। एक साइड वाली सारी चीजें प्लस और अपोजिट वाली क्या होती हैं? माइनस। अपने आप आंसर आ जाएगा ये। इट मींस पेपर आपको कंफ्यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेपर ने आपसे पूछा करंट असेट्स निकालो, तो करंट असेट्स का एक फॉर्मूला बन गया। मैं आपको जरा फॉर्मूला दिखाता हूँ करंट असेट्स का। बेटा इनको ना लिखना है ना याद करना है, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। करंट असेट्स कैसे निकाला? कैसे निकाला था? इन तीनों को प्लस और इसे क्या करेंगे? अपोजिट साइड को क्या करेंगे? माइनस। तो जरा तीनों को प्लस करें। तीनों को प्लस करेंगे तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी माइनस अपोजिट साइड में गए, माइनस करेंगे नॉन करंट असेट्स। अपने आप फॉर्मूला बन गया, सीए का फॉर्मूला बन गया। आपको याद नहीं कर। मैं आपसे एक बार फिर कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मिसिंग है, क्या मिसिंग है? नॉन सीएल। ये पता है, ये पता है, करंट असेट्स भी पता है और करंट लायबिलिटी भी पता है। क्या मिसिंग है? नॉन सीएल। अब आप कैसे निकालोगे? इन दोनों को करोगे प्लस और अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को प्लस करेंगे या माइनस? बोलो फटाफट। बेटा समझ आ गई होगी आपको बात।
इन दोनों को करेंगे प्लस 1900, अपोजिट साइड को करेंगे माइनस 19 में से 1200 गए तो कितना बचा 700। इसका मतलब सर नॉन सीएल का एक फॉर्मूला, ये देखो, नॉन नॉन सीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, इसका दूसरा नाम होता है डेप्ट। इसका फॉर्मूला अपने आप बन गया। क्या फॉर्मूला बना? नॉन सीए प्लस सीए। आपने पहले प्लस करा नॉन सीए प्लस सीए, फिर आपने माइनस करा। क्या माइनस करा? सीएल माइनस करा और शेयर होल्डर फंड माइनस करा। सीएल माइनस करा और क्या माइनस करा? शेयर होल्डर फंड। अपने आप क्या आ गया? नॉन सीएल। तो बड़े सारे फॉर्मुलेज हैं, आपको याद नहीं करना। अगर आपको ये बैलेंस शीट याद रही तो आप डेरिवेशन अपने आप कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब क्या? सीए माइनस सीएल, बेटा एक और फॉर्मूला बन गया। सीए माइनस सीएल मैंने बताया था क्या होता है, याद करो। सीए माइनस सीएल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? वर्किंग कैपिटल। जिन बच्चों को याद है, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड आर्यन। सीए माइनस सीएल होता है वर्किंग कैपिटल। तो एक और फॉर्मूला बन गया, नॉन सीए प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस शेयर होल्डर फंड। फॉर्मुलेस बनते जाएंगे। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला हुआ? बेटा अब आप जरा मुझे मैसेज पे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? मैंने ये छुपा दिया है। आप बच्चे बताएंगे शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? लगाओ दिमाग, अपने आप फॉर्मूला मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। नॉन सीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस नॉन सीएल। नॉन सीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस नॉन सीएल, अपने आप क्या आ जाएगा? 1000 रुपीज। ये आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। जी। अब एक स्टूडेंट कह रहा है, क्या सर हम नॉन सीए प्लस सीए को हम टोटल असेट्स लिख सकते हैं? बताइए जल्दी से, यस और नो। बेटा बोलो, क्या हम टोटल असेट्स लिख सकते हैं? यस। अब स्टूडेंट कहता है, सर सीएल और नॉन सीएल, क्या इसको हम टोटल लायबिलिटी बोल सकते हैं? याद करो, मैंने आपको लायबिलिटीज बताई थी। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसको ग्रेवाल सर, ध्यान रखना ग्रेवाल सर, इसको टोटल डेप्ट भी बोलते हैं। बेटा सीएल मतलब ये कॉमन ले लो, सीएल और नॉन सीएल, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? टोटल डेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोटल डेप्ट, जिसको आप टोटल लायबिलिटीज बोलते हो। तो ये एक और हो गया टोटल डेप्ट। मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, बस लास्ट फॉर्मूला, ये क्या है टोटल डेप्ट? मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर बस खत्म, लास्ट फॉर्मूला है खत्म। अपने आप बस क्वेश्चंस करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड, बेटा पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था। याद करो, आप गुडविल चैप्टर में सिखाया था कैपिटल एम्प्लॉयड। और उस टाइम आपने मुझे फॉर्मूला क्या बताया था? आपने मुझे कहा था सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस, वहां पे था आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। वेरी गुड सुमन। आउटसाइडर्स लायबिलिटी को हम बोलते हैं, मैंने वहां भी लिखवाया था करंट लायबिलिटी। ये जो करंट लायबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड आउटसाइडर्स लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, बताना जरा टोटल असेट्स कितने हैं? टोटल असेट्स है 1900 माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है?
करंट लायबिलिटी है 1200, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई? 1700। मैं चाहता हूं 1700 निकालने का एक और फॉर्मूला आप खुद बताएं, आपके सामने है, आप खुद बता सकते हैं एक और फॉर्मूला 1700 रुपये निकालने का। बेटा ये और ये चला गया, इस फॉर्मूले में चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता दिख गया है। अगर ये तीन चीजें चलेगी तो बची क्या? चेक करो क्या क्या बचा। एक बचा है शेयर होल्डर फंड, कितना है? 1000 रुपए, प्लस एक बचा है नॉन सीएल। नॉन सीएल कितना है? 700 रुपए। टोटल करो कितना आ गया? 1700। इसका मतलब सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका है पार्टनरशिप वाला, और एक और तरीका आज आपने मेरे से सीख लिया। इन चीजों को छुपा दो। क्या बचा? बचा क्या? एक बचा शेयर होल्डर फंड और एक बचा नॉन करंट लायबिलिटीज। इट मींस अगर हम इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा मुझे अब क्वेश्चंस कराने, पहले बताइए क्या आपको डेरिवेशन, ये फॉर्मूले समझ आए हैं? क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी इससे। बेटा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आप सब मुझे बताएंगे क्या डेरिवेशन क्लियर है? बेटा सारे बच्चे बताइए, डेरिवेशन अगर क्लियर है तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और मैं जितनी एनर्जी लगा रहा हूँ वो सारी एनर्जी सक्सेस रहेगी। क्या ये क्लियर है आप सब बच्चों को? वेरी गुड। चलिए ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं सर ये क्लियर है। मैं बस अब आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा। आपके सामने बैलेंस शीट है, सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। बस इस पेज को अपने पास ध्यान से समझना। टोटल का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराता हूँ एक मुश्किल सा, जिसमें आप बच्चे लगाएंगे मेरे साथ दिमाग। आइए जरा बेटा, हम चल रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है डेब्ट इक्विटी रेशो। तो पहले तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है? पहले क्या लिखा है? डेब्ट, बाद में क्या लिखा है? इक्विटी। अब ये बता दो डेब्ट का मतलब क्या होता है? हमारी बैलेंस शीट में डेब्ट का क्या मतलब होता है? नॉन सीएल। इक्विटी का क्या मतलब होता है? शेयर होल्डर फंड। आप सबको पता है। चलिए मैंने यहाँ पे छोटी सी बना दी बैलेंस शीट, क्योंकि मैं फॉर्मूलेज नहीं याद करना चाहता। यहाँ लिखा है पहला वर्ड टोटल असेट्स, मैंने लिखा टोटल। टोटल कितना है? 2,60,000। आपको पता है बैलेंस शीट बराबर होगी, मेरे साथ साथ समझना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2,60,000, दोनों बैलेंस शीट बराबर होगी। फिर लिखा है टोटल डेप्ट। बेटा इस वर्ड को समझें, यहाँ पे क्या क्या आता था? यहाँ पे आता था शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इधर क्या आता था? इधर आता था नॉन करंट असेट्स और आते थे करंट असेट्स। ये बैलेंस शीट याद रखेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। टोटल डेप्ट का मतलब क्या है? अब आप सब बच्चे बताइए टोटल डेप्ट का मतलब। टोटल डेप्ट का मतलब था टोटल लायबिलिटी। टोटल डेप्ट का मतलब था टोटल लायबिलिटी। इन दोनों का टोटल है 1,80,000। इन दोनों का टोटल है 1,80,000। और ये बताइए करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? करंट लायबिलिटी ये दे रखी है 20,000। करंट लायबिलिटी है 20,000। इन दोनों का टोटल है 1,80,000। पता है ये कितना आएगा?
ये आएगा 1,60,000। हो गया 180। हो गया 180। क्या आप शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं? एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया। बेटा क्या है, निकाल सकते हैं। ये टोटल है, टोटल में से इन दोनों को माइनस करो। पता है कितना आएगा? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80,000। बस ये लो हमारा फॉर्मूला। नॉन सीएल, नॉन सीएल है 1,60,000। शेयर होल्डर फंड कितना निकाला? 80,000। ये 80 कैसे आया? इस टोटल में से मैंने इनको माइनस कर दिया दोनों को, आ गया 80। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2:1। बेटा आंसर आएगा 2:1। चेक कर सकते हैं, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। डेब्ट इक्विटी रेशो। बच्चा कह रहा है सर एक बार और कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या गया है? डेब्ट इक्विटी रेशो। बट मैंने क्या बनाई क्वेश्चन नंबर 4 में? बैलेंस शीट। मैं हमेशा बैलेंस शीट बनाऊंगा। सीए एग्जाम्स के अंदर भी मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, और मैं चाहता हूं 12th क्लास में भी आप इसी तरीके से करें। ये मेथड सबसे इजी है और आपको डेरिवेशन समझ आएगा। लिख लेता हूं यहां पर जरा। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, टोटल। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा है टोटल डेप्ट है 9 लाख। टोटल डेप्ट है 9 लाख, इन दोनों का टोटल है 9 लाख। यहाँ लिखा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी है 1 लाख। बेटा करंट लायबिलिटी है 1 लाख, ये है 1 लाख। टोटल है 9 लाख। बताओ ये कितना बचा? टोटल है 9 लाख, तो ये कितना बचा? 8 लाख। हो गया 9 लाख। अब आगे क्या लिखा है? सर एक नया वर्ड आ गया जहां बच्चा कंफ्यूज होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कितनी दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड? 12 लाख। याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लो फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला था, शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 12 लाख। ये 8 लाख है, तो ये कितना होगा? ये होगा 4 लाख। हो गया 12 लाख। ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जी। अब बताइए रेशो, रेशो क्या थी? ऊपर आता है नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख, नीचे आता है शेयर होल्डर फंड 4 लाख। फाइनली रेशो कितनी आई? 2:1। बेटा क्या डेरिवेशन समझ आई है आपको क्वेश्चंस की? सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है कैसे निकाला मैंने? यस और नो? बताइए बेटा जल्दी से, क्या ये बात आपको समझ आई? डेरिवेशन कैसे निकाला? बेटा लास्ट ईयर 3 न्यू रेशो ऐड हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर 3 न्यू रेशोज ऐड हुई थी, और वो तीनों रेशोज इस साल पार्ट ऑफ योर सिलेबस है। इसका मतलब सर पहले से जितनी रेशोज थी वो तो करनी ही करनी है। 3 रेशो जरूर करना, बिकॉज लास्ट ईयर आई थी, और आपके स्कूल वाले एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वो रेशोज जरूर आनी चाहिए। वो 3 रेशोज क्या थी मैं आपको जरा अभी हल्का सा हिंट देता हूँ। मैं एक रेशो लिख रहा हूँ, आप अपने आप फॉर्मूला बताना। बेटा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूला अपने आप बताना। ये कौन सी थी? 3, 4, 5। 3, 4, 5। मैं एक रेशो लिखना चाहता हूं और आप मुझे बताएंगे कि उसका फॉर्मूला। 6th रेशो। फिर मैं आपको नोट्स सारे भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल। अपने आप आराम से कॉपी कर लेना। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है डिटेल में। मैं रेशो लिख रहा हूं। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो।
ये लास्ट ईयर एक नई रेशो आई थी, बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो, बोलो जल्दी से। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। बेटा लगाओ दिमाग। वेरी गुड पार्थ। और भी बच्चों का आ गया। पहले है डेब्ट, बाद में क्या लिखा है, बाद में लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड तनिष्का। डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको पता होना चाहिए डेब्ट का क्या मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। ये मैंने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आपको डेरिवेशन सिखा दी है। डेब्ट का मतलब होता है नॉन सीएल, और कैपिटल एम्प्लॉयड का डेरिवेशन नीचे लिखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ये दोनों, ये वाला तरीका है या पार्टनरशिप वाला तरीका है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये नई रेशो है, जिनका एग्जाम है स्कूल में, बेटा रेशो देख के फॉर्मूलेस बन जाते हैं। एक रेशो इन्होंने और भी पूछी थी, मैं जरा ढूंढ के बताता हूँ। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो हो गया, ये भी हो गया। एक बच्चा मेरे से बार बार मैसेजेस में पूछ रहा है कि सर ये सारी बातें, ओके बेटा, एक बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है कि सर आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, ये बताओ ये क्यों कराया था, इसका क्या यूज है, ये क्यों कराया था पीबीआईटी पीबीटी, इसका क्या यूज है। तो मैं उस बच्चे को अब आंसर दे देता हूँ। हमारी कितनी रेशियोज हो गई, 6, सेवंथ रेशियो। मैंने ये क्यों कराया था, अब आपको समझ आएगा कि मैंने ये क्यों कराया था। एक रेशियो है जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडी के अंदर। इसका एक और भी नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है वो रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है पी बी आई टी, पीबीआईटी। अब आपको समझ आएगा कि सर मैं इतनी देर से ये पीबीआईटी पीबीआईटी क्यों समझा रहा था। पीबीआईटी के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपॉन में, अपॉन में है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी सिखाया है, इनटू 100, इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बाद में लिखा है इसलिए नीचे आ गया। पहले क्या लिखा है, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा ऑलमोस्ट रेशियोज आपकी खत्म हो गई हैं। फर्स्ट चैप्टर भी खत्म, बैलेंस शीट। सेकंड चैप्टर थ्योरी है, थर्ड चैप्टर रेशियोज है, और एक और चैप्टर कंपैरेटिव, वो भी मैंने आपको करा दिया। बस अब छोटे छोटे से पॉइंट्स रह गए हैं इसके अंदर, कुछ ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है। एक और फॉर्मूला बच्चा मुझे कह रहा था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका क्या फॉर्मूला है, जरा इसको समझते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला फिर से आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे आता है इंटरेस्ट का अमाउंट। अगेन सर ये फॉर्मूला जो है ये, फिर आप ध्यान से देखो इसमें क्या चाहिए, पीबीआईटी और इंटरेस्ट, ये यहीं से निकलेगा। पीबीआईटी यहां से निकलेगा और इंटरेस्ट यहां से निकलेगा। तो इस फॉर्मूले के लिए ये सपोर्टिंग फॉर्मूला है। तो मैंने आपको बहुत सारी रेशियोज करा दी हैं, थोड़ी बहुत रेशियोज बची हैं। बेटा मेरे अकॉर्डिंग
चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 में दो चीजें थी। एक थी बैलेंस शीट, जिसके बारे में हमने खत्म कर लिया है। एक चीज है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये पेंडिंग है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ पेंडिंग है। इसके अंदर एक और भी चीज थी, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डिटेल्स होती हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, पी एंड एल। चैप्टर नंबर 2 फ्रेंड्स थ्योरी है, और थ्योरी में सिर्फ आपको एनालिसिस करना था। उसके अंदर थ्योरी का भी मैंने आपको मेजर पोर्शन बता दिया है, टूल्स क्या होते हैं, एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। थर्ड चैप्टर है रेशो, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट रेशोज थी वो मैंने आपको सारी करा दी है। कुछ रेशोज अभी बची हैं, बट इंपॉर्टेंट वाली रेशोज सारी की सारी कवर हो चुकी हैं। उसके बाद एक चैप्टर है फोर्थ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करेंगे, ये ऑफलाइन पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। और एक जो नया चैप्टर था इस साल, कंपैरेटिव, ये भी मैंने आज आपको कवर करा दिया, कंपैरेटिव में क्या रह गया है। इसके अंदर एक और था कॉमन साइज, तो कॉमन साइज अभी मुझे आपको कराना है। तो बेसिकली पूरी बुक में से नियर अबाउट आपका 60%, अगर मैं कैश फ्लो को छोड़ दूं तो 70 से 80% आपकी बुक खत्म हो चुकी है, थर्ड बुक। एक क्लास और ले लेंगे बाद में, जो बच्चे प्रॉपरली प्रेजेंट हैं उनको मैं आपको एक और करा दूंगा इसके ऊपर। अब बेटा कुछ बातें अगर आपसे कर लेते हैं पहले। इस एफर्ट्स को आपको वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा नोट्स की, वो नोट्स की पीडीएफ फाइल आपने प्रॉपरली नोटिंग करनी है। 2 लेक्चर्स लिए हैं हमने, दोनों लेक्चर्स को दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेना, सारा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद एक और क्लास लेंगे, उस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जी बेटा, मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, जो भी आज हमने टाइम डिवोट करा है, आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये थर्ड बुक हमारे कंट्रोल में आ गई तो फिर हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।